हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के ऊपर और इस सीरीज में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुका है। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को सीक्वेंशियली वीडियोस देख के आइए, तो क्योंकि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और सब कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है। तो चलिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल में मैं फिजिक्स के वेरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता हूँ, मेनली 11th 12th और भी कुछ बेसिक आइडिया भी फिजिक्स का मैं डिस्कस करता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर फिजिक्स और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ाई करना चाहेंगे तो मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिजिक्स के हर एक रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। तो चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो मटेरियल्स है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद वेरियसली रिएक्ट करता है। एक मटेरियल को मैं जब मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट रखता हूँ तो एक मटेरियल दूसरी तरह रिएक्ट करेगा, तीसरा मेटल दूसरी तरह रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है, मतलब हर एक मेटल या हर एक मटेरियल गैस और लिक्विड भी हो सकता है, सिर्फ सॉलिड होगा ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसे कुछ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वो अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। तो इसी चीज़ को फर्स्ट पॉइंट आउट किया था सर माइकल फैराडे ने। कौन? सर माइकल CHAEL, माइकल फैराडे। तो सर माइकल फैराडे ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया कि वेरियस मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, और वहीं से सर माइकल फैराडे ने 3 क्लासिफिकेशन किया। सर माइकल फैराडे डिवाइडेड मटेरियल्स into 3 groups based on their behavior when placed in external magnetic फील्ड। तो सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और सब उसके बाद क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो सर माइकल फैराडे ने इन 3 ग्रुप में डिवाइड किया मटेरियल्स को। तो हम इन तीनों के बारे में आज कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक में घुसते हैं। और कहीं भी कुछ डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा आप लोग को कमेंट्स को आंसर देने के लिए। कुछ अगर डाउट रहा तो अभी हम लोग जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो नंबर 1 क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, जो आप लोग पहले हिंदी में समझ लीजिए। अगर एक मटेरियल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं और वो बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है, तो वो सब मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। मतलब इसका डेफिनेशन है द materials that are weakly attracted by a strong magnet are called paramagnetic materials, are called पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या मैं क्या बोला? अच्छा समझिए, एक मटेरियल है, जब एक मैग्नेट के पास में लेके जाऊं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस टाइप के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसमें क्या हो सकता है? दे कैन बी ऑफ 3 फॉर्म्स। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कुछ भी फॉर्म में हो सकता है वो लोग। जैसे इसके एग्जांपल्स हम लोग अगर डिस्कस करें, क्या क्या इसके एग्जांपल्स के अंदर पड़ता है। सबसे पहले इसके एग्जांपल का सॉलिड एग्जांपल मैं बोलूं
सॉलिड में एग्जाम्पल में आता है सोडियम, फिर आता है सोडियम के बाद हम लोग का कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट और भी बहुत सारा कुछ, उसका ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, बहुत कुछ आता है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं क्या क्या आता है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, बहुत कुछ इसके एग्जाम्पल्स में आता है एक्सेट्रा। तो लिक्विड में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन में, लिक्विड में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फिर फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये लिक्विड। आप लोग बोलेंगे सर सॉल्ट से, तो ये लिक्विड मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में ही हुआ। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर गैस का बात बोले तो ऑक्सीजन या प्लेन एयर, ये सब क्या है, ऑल आर दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉपी आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव कैसे करता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव कैसे करता है। तो जब हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, व्हेन वी प्लेस ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कहां पर, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन, इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन। तो क्या होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में रखते हैं तो हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो रीजन ऑफ वीकर मैग्नेटिक रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन में आता है। तो क्या होता है, तो हम रखते हैं तब क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या जब हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में, तब क्या होता है, तब होता है कि ये जो मूव करता है द मटेरियल, क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनिए, समझ पाएंगे, अच्छे से सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। द मटेरियल moves from region of weaker magnetic region to stronger magnetic region। इसका मतलब क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन है। देखिए मैं क्या लिखा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक रीजन है, तो पूरा ये जगह सोचिए आपका मैग्नेटिक रीजन है ये एक, तो यहाँ पर है हायर मैग्नेटिक, यहाँ पर लोअर। नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब पूरा एरिया में सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड रहता। मैंने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म, तो कहीं पर हाई होगा, कहाँ पर लो होगा, कहीं पर मॉडरेट होगा। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, ये लो रीजन से, वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन है, हाई रीजन की तरफ आता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक रीजन। और सिमिलरली अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में रखूं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में रखूं, तो क्या होता है, देखिए ये बहुत ही सुंदर एक डायग्राम में ड्रॉ करूंगा। देखिए व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स are placed in uniform magnetic region, in uniform magnetic region क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में रखने से दे bend towards inside। क्या होता है, देखिए ये है मेरा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन, ये है मेरा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन, मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, सोचिए ये मेरा एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा बेंड कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आते आते बेंड कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आते आते बेंड कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स। सिमिलरली डाउन साइड में भी ऐसे
बेंड कर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड से बेंड कर जाएगा। एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से बेंड कर जाएगा। तो सिमिलरली दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन। दिस हैपन्स व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जब मैं इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेंड टुवर्ड्स द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये सबसे अच्छे पहले समझ लीजिए, बेंड कर जाएगा। ये है इसलिए ये बेंड करता है, इसलिए ही क्या होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। सिमिलर चलो फेरोमैग्नेटिक में पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक में देखिए जब बेंड कर जा रहा है इसका मतलब क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा अट्रैक्ट करेगा जब एक पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो दिस इज व्हाई दे आर फीबली अट्रैक्टेड या वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। तो यहाँ पे हम लोग का एक अच्छा चीज पढ़ना पड़ेगा। और कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, मैंने पहले भी बोला था, इसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ग्रेटर देन 1। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के, वो आप लोग देख के आइए, वहां पर मैंने ये सब डिस्कस करके आया है क्यों लेस द ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 है। ये दो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो हाईली रिकमेंड करूंगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आप लोग ये वाला पढ़ पाएंगे। और ये दोनों प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम लोग और एक चीज़ जानना पड़ेगा जो है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, तो क्यूरीज लॉ क्या कहता है, इफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिक्रीज्ड। दिस रिलेशन इज गिवन बाय क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है, द magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is inversely proportional to its temperature, and that is magnetic susceptibility equals to C upon T, जहाँ पर susceptibility है x और T है temperature, and C is a constant, this is given by a magnetic susceptibility. C is a constant. ये है क्यूरीज लॉ। क्या कहता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ, ये जो लॉ था ये सबके लिए वैलिड नहीं है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक गैसेस, बट दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक गैसेस। तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स का क्या होगा, ये जो लॉ है ओनली वैलिड फॉर पैरामैग्नेटिक गैसेस। लेकिन जब मैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स का बात करूंगा तब ये लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब मैं लिख सकता हूं फॉर, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, ये तो आप देखिए क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है, देखिए क्यूरीज लॉ कहता है, क्यूरीज लॉ ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये किसके लिए हुआ, सिर्फ पैरामैग्नेटिक गैसेस, सिर्फ पैरामैग्नेटिक गैसेस के लिए हुआ। लेकिन अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं अगर सॉलिड्स के लिए हुआ, फॉर पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, ये जो लॉ है ये हो जाएगा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा और हो जाएगा T माइनस थीटा, जहां पर थीटा इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। थीटा इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अब ये थीटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये क्यूरी टेम्परेचर कहां से आया, ये एक क्यूरी टेम्परेचर है जो विच है वेरी स्मॉल वैल्यू। क्यूरी टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, दे हैव वेरी स्मॉल वैल्यू,
लेकिन जब मैं ये वाला प्योरिटी टेम्परेचर लाता हूँ तो ये लॉ सबके लिए वैलिड हो जाएगा, सब कुछ के लिए। जैसे आप लोगों का पैरामैग्नेटिक सॉलिड हो गया, पैरामैग्नेटिक लिक्विड हो गया, तो इसके लिए वैलिड हो जाएगा। सो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूरीज लॉ है इसको बोलते हैं क्यूरी-वीज लॉ। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी, जितना हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ससेप्टिबिलिटी उतना कमता जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो ये था सॉलिड के लिए जो फॉर्म होगा क्यूरी-वीज लॉ। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यूरी-वीज लॉ फॉर सॉलिड। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछता है व्हाट इज क्यूरीज लॉ, व्हाट इज क्यूरीज मॉडिफाइड लॉ, व्हाट इज क्यूरी-वीज लॉ, तब आप लोग ये वाला लिख के आएगा। तो ये था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज दैट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसी टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैं फेरोमैग्नेटिक क्यों पढ़ा रहा हूँ डायमैग्नेटिक से पहले, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बहुत सिमिलरिटी है और आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे एक साथ। सो हम लोग अभी पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, पहले उसका एग्जांपल लिखूंगा। द मटेरियल्स दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए strong magnet are called ferromagnetic materials। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है एक मैग्नेट की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल है आयरन, निकल, कोबाल्ट। इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। सो दीज आर व्हाट पैरामैग्नेटिक जैसे फीबली अट्रैक्ट होता था, वीकली अट्रैक्ट होता था, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है और इसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है इसका वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 है, बहुत ज़्यादा होता है, हाईली। और इसका जो ससेप्टिविटी का वैल्यू है वो भी हाई है, मच मच ग्रेटर देन 1। ये तो आप लोग अप्रोक्सीमेट 10⁶ के आसपास होता है। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है, वो ससेप्टिबिलिटी जो हम लोग का है वो है 200 से 2000 के अप्रोक्स हो जाता है। मतलब इसका जो रेशियो है ये 200 से 2000 तक हो जाता है और इसका जो रेंज होता है 10² टू 10⁶, इतना हाईली रेंज में होता है, 10⁶ ऑर्डर में होता है। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतना हाई होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए। तो एज पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या क्या सिमिलरिटी है जो मैंने वहाँ पर बोला था। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख दूँ एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ आएगा। क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन। मतलब अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन हुआ, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन हुआ, अगर मैं रख दूं तो मेरा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये कहाँ से कहाँ अलाइन होगा, ये अलाइन होगा फ्रॉम वीकर टू हायर रीजन। और अगर मैं एक स्ट्रॉन्गर या एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में रख दूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी बेंड हो जाएगा। मैं लास्ट जो ड्राइंग बनाया था ये भी फेरोमैग्नेटिक में भी बेंड हो जाएगा। अब तो फिर अगर ये सब हो रहा है तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? जो मेन डिफरेंस होता है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में वो है पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है और फेरोमैग्नेटिक हम लोग का स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। और एक चीज, पैरामैग्नेटिक सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता था, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो है ये दे आर मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे आर मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो ओनली सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड और गैसेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं हो सकता। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक अच्छा इंटरेस्टिंग फिनोमेना पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हिस्टेरिसिस। और दिस हिस्टेरिसिस इज ओनली एप्लीकेबल इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हिस्टेरिसिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी नहीं होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी नहीं होता है। किस में होता है? सिर्फ
हम लोग का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हिस्टेरिसिस होता है। हिस्टेरिसिस का फेनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। मैं आप लोगों को बोलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। मैं जब बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग है तो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉट इन एनी अदर मटेरियल्स। तो दिस गिव्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अलग, मतलब वन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाकी से अलग क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ अच्छा फेनोमेना सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक में ही होता है। तो ये तो बेसिक बात था। और एक चीज, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक में रिलेशन क्या है। एक हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करता रहूं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, इफ ए ferromagnetic material is heated, then at a particular temperature, the ferromagnetic materials are converted to paramagnetic materials। फेरोमैग्नेटिक से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर is called क्यूरी पॉइंट। वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। वेरियस मेटल्स का डिफरेंट क्यूरी पॉइंट होता है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। और जैसे आयरन का क्यूरी पॉइंट कितना, 785 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल फॉर आयरन क्यूरी पॉइंट इज 785 डिग्री सेल्सियस। सो 785 डिग्री सेल्सियस में आयरन जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये था आयरन का। सिमिलरली निकेल के लिए है 360 डिग्री सेल्सियस। फॉर निकेल क्यूरी पॉइंट इज 380 डिग्री सेल्सियस। 380 डिग्री सेल्सियस, 380 नहीं, 360 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कोबाल्ट के लिए भी है। उसके बाद वेरियस के लिए, कोबाल्ट के लिए 1100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग कोबाल्ट का बात करें, कोबाल्ट के लिए क्यूरी पॉइंट कितना है, 1100 डिग्री सेल्सियस। सो इतने हाई टेम्परेचर में क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये कुछ फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज थे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग जब पढ़ेंगे वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों का डाउट्स ओवरऑल क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया इससे। अगर कुछ डाउट्स रह जाता है आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना डायमैग्नेटिक। मैंने क्यों बोला सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं वीडियो में बोलूंगा अंदर, क्योंकि सब मटेरियल में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। मैं केवल अच्छे से सुनिए, हर एक मटेरियल, बीट पैरामैग्नेटिक, बीट फेरोमैग्नेटिक, ऑल ऑफ इट पोसेसेस सम डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। सो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या हो, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अभी डायामैग्नेटिक क्या है, वीकली रिपेल्ड। अच्छे से देखिए कॉन्सेप्ट, एक है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली और वीकली अट्रैक्टेड, और ये क्या है, वीकली रिपेल्ड। मैं अच्छा से डेफिनेशन लिख रहा हूं, फॉलो कीजिए। तो डेफिनेशन है, द मटेरियल्स that are weakly repelled by the materials that are weakly repelled by a strong magnet
आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब ऐसे कुछ मटेरियल्स जो क्या होता है, वीकली रिपेल करता है, वीकली रिपेल कर जाता है तो होता है। और ये भी क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, दे कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस। सिर्फ फेरोमैग्नेटिक ही सॉलिड होगा, बाकी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एंटीमनी, बिस्माथ। इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, ये सब है इसके एग्जाम्पल। बिस्मथ, कॉपर, उसका सिल्वर, गोल्ड, लेड, मरकरी, जो भी आप लोग बोलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, लेड, मरकरी, सिल्वर, लेड, गोल्ड, मरकरी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, इसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो लेस देन 1 है, और इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो भी लेस देन 1 है। पैरामैग्नेटिक का क्या था, ग्रेटर देन 1, फेरोमैग्नेटिक का था हाईली ग्रेटर देन 1, लेकिन डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 है और ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 है। ये भी मैंने अपना लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मैंने कवर किया था। आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद साइंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लेक्चर नंबर 3, आप लोगों को वीडियो आ जाएगा, तब आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। तो ये मैंने बता के आ चुका है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था। अब अगर मैं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख दूं तो क्या होगा, तो वहां पर क्या हुआ था, मतलब वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ अलाइन हुआ था। कहां पर, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये कहां से क्या अलाइन होगा, ये होगा स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ जाएगा। मतलब when a diamagnetic material is placed in a non-uniform magnetic field, the materials tend to move from a region of stronger magnetic field to region of weaker magnetic field। और ये stronger से weaker की तरफ जा रहा है बोल के ही ये weakly repel कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। समझ पा रहे हैं कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए। और अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, तो बेंड अवे हो जाएगा। When a diamagnetic material is placed in a uniform magnetic field, they bend away। मतलब ऐसा मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था, इधर मैं अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, ये मेरा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, बेंड अवे हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, बेंड अवे, दे बेंड अवे हो जाएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल दे बेंड अवे, दे बेंड अवे, ऐसा फिनोमेना हो जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बेंड अवे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ऐसा एक फिनोमेना हो जाएगा, दूर की तरफ बेंड हो जाएगा। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, जब मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रीजन में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दूं तो द मैग्नेटिक लाइंस द फोर्स बेंड अवे, और पैरामैग्नेटिक क्या हो रहा था, बेंड टूवर्ड्स, इधर क्या हो रहा है, बेंड अवे। क्योंकि बेंड क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हम लोग का वीकली रिपेल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल कर रहा है, तो इसलिए ये फिनोमेना हो जाएगा। ये ड्राइंग आप लोग का कॉपी में बना लीजिए, वीकली रिपेल कर रहा है। और एक चीज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर। एक मैं इधर इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा जो आप लोग समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोल दे रहा हूं मैं, पॉइंट टू बी नोटेड। डायमैग्नेटिज्म ऑफ अ मटेरियल, डायमैग्नेटिज्म ऑफ ए मटेरियल does not depend on applied magnetic field and temperature। applied magnetic field या
टेम्परेचर किसी के ऊपर भी डायमैग्नेटिज्म इफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं डायमैग्नेटिज्म द मोस्ट फंडामेंटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो या हेंस डायमैग्नेटिज्म is the most fundamental magnetic property। अब मैं इसको समझा रहा हूं, अच्छे से सुनिए। डायमैग्नेटिज्म जो है एक्सटर्नल, आप कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या कितना टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी डायमैग्नेटिज्म डिपेंड नहीं करता। एंड दैट इज व्हाई ये है मोस्ट फंडामेंटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और डायमैग्नेटिज्म जो फिनोमेना है, ये एक मेटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी डायमैग्नेटिज्म शो कर सकता है, फेरोमैग्नेटिज्म में भी डायमैग्नेटिज्म शो कर सकता है। एक कंफ्यूजन होगा, अच्छे से बोले सुनिए। हर एक मटेरियल्स, एवरी मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सम डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी क्या करता है, डायमैग्नेटिक के ऊपर हावी हो जाता है। एक पैरामैग्नेटिक जो होता है डायमैग्नेटिक के ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत वीक प्रॉपर्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए अगर मतलब एक पैरामैग्नेटिक के अंदर भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। लेकिन क्योंकि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही वीक प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई हमारा जो मटेरियल है वो सिर्फ क्या करता है, वो जो मटेरियल है वो प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन एक चीज आप जान के रखिए, हर एक मेटल या हर एक मटेरियल के ऊपर एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो होता है, जब कोई दूसरा प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहता है। अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका जो पैरामैग्नेटिज्म है दैट ओवरटेक्स द डायमैग्नेटिज्म। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो फेरोमैग्नेटिज्म ओवरटेक्स द डायमैग्नेटिज्म। सो जो नॉर्मल जो मटेरियल्स है, जो पर्टिकुलर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसके ऊपर कुछ ओवरटेक नहीं कर पाता, इसलिए वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। लेकिन मैं अच्छे से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जो भी मैं बोल रहा हूँ कि हर एक मटेरियल के अंदर एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बी जो मैं आप लोगों को बोला था कि मेरा आयरन क्या है, आयरन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन आयरन ऑल्सो हैज सम डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला था, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर भी क्या है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबके अंदर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ओवरटेक्स द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई ओनली द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन। ये समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट वो हर एक स्टूडेंट्स का मैं देखा हूँ 100 में 90 बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। डायमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप लोग कहीं पर भी लाइफ में नहीं अटकेंगे। सो दैट इज हाउ द ऑल थ्री आर कनेक्टेड, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया दिया है। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर 1 घंटा का लेक्चर होगा, डायमैग्नेटिज्म के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर होगा। डायमैग्नेटिज्म के अंदर एक मेजनर इफेक्ट भी आता है जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी एक अच्छा सा एक डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों का साइकोलॉजी जानता हूँ, मैं उतना बोलूंगा तो आप लोग का दिमाग के ऊपर से जाएगा और आपके सिलेबस में उतना नहीं है जितना है। मैंने आप लोगों को बता दिया ओवरऑल। ये जानने से आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग नहीं, आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यू विल इजीली बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो ये वाला सब पढ़ के रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा मैं वो लाऊंगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के हिस्टेरिसिस के ऊपर। हिस्टेरिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। वहाँ पर हम लोग रिटेंटिविटी, कोएसिविटी, ऐसा कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।